स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और सरोकार में आज बात अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम राजद्रोह कानून की। एक मशहूर कार्टूनिस्ट ईपी उन्नी के लिखे से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं। हमारे देश का राजद्रोह कानून और कार्टून दोनों ब्रिटिशर्स से उधार लिए गए हैं, लेकिन ब्रिटेन में कार्टून बनाने वालों पर यह सख्ती नहीं है जो भारत में दिखाई जा रही है। भारत में सरकारें इस कानून की रक्षा के प्रति ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा निष्ठावान हैं। तो क्या कार्टूनिस्ट, कलाकार, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता आसान टारगेट बन गए हैं? आज इसी कानून और हमारी आजादी पर खास बहस। आज इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ विनोद मेहता हैं जो कि आउटलुक के संपादकीय अध्यक्ष हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ के सच्चिदानंद मूर्ति हैं जो कि पीसीआई के सदस्य हैं और द वीक के संपादक हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ विपुल महेश्वरी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। विपुल, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुधीर तालंग, मशहूर कार्टूनिस्ट, आपका भी स्वागत है सुधीर। और हमारे साथ विनीत कुमार हैं जो ब्लॉगर हैं और हुकार नाम से एक अपना ब्लॉग चलाते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अगर हम एक वक्त की बात करें, एक जमाना था जब शंकर, कुट्टी, विजयन के कार्टून जो हैं वो नेताओं की पहचान बना करते थे। तस्वीरों की बजाय कार्टून से उन्हें लोग ज़्यादा जाना करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। क्या हो गया है? क्यों आखिर राजद्रोह जैसे कानून का अब इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर से ऐसे कार्टून बनाने वालों पर? आइए देखते हैं कि जब असीम त्रिवेदी को गिरफ्तारी के बाद छोड़ा गया तो उन्होंने क्या कहा। कोई भी आज़ादी अधूरी है जब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी ना हो। कोई भी लोकतंत्र अधूरा है जब तक अभिव्यक्ति की आजादी ना हो। जब हम अपनी बात कहेंगे ही नहीं तो वो सुनेंगे कैसे, और जब सुनेंगे ही नहीं तो उसको मानेंगे कैसे, और जब हमारी बात कही गई वो सुनी नहीं जा रही है, माने नहीं जा रही है, तो फिर लोकतंत्र कैसा? I think it is important to realize that the sedition law is being consciously misused across the country to suppress dissent. जब तक ये सेडिशन का लॉ पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हो जाता है तब तक ये लड़ाई पूर्ण नहीं होगी। और ये लड़ाई असीम की नहीं रही है, ये लड़ाई विनायक सेन जी की नहीं रही है। मुझे लग रहा है ये लड़ाई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लड़ाई इस देश की है। सबसे पहले सुधीर तालंग, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप कार्टूनिस्ट हैं। कार्टूनिस्ट का दर्द आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल जुबान बंद करने के लिए किया जा रहा है या वाकई असीम ने सीमाएं लांघी? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि पिछले 60-65 वर्ष में भारत में पॉलिटिकल कार्टूनिंग का एक बहुत ही रिच इतिहास रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पॉलिटिकल कार्टूनिंग की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है और जिसमें शंकर से लेके आर के लक्ष्मण, मारियो मिरांडा, अबू अब्राहम, बहुत सारे महान कार्टूनिस्टों ने इस देश में बहुत काम किया है। मेरी जनरेशन के जो कार्टूनिस्ट हैं, मैं, उन्नी और बाकी लोग जो हैं, ये तो जो कार्टून कला का गोल्डन पीरियड खत्म हो रहा था 70s और 80s में, तब तक था। हम उस वक्त इस फील्ड में आए हैं जिस वक्त गोल्डन पीरियड खत्म हो रहा था और हमने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्षों से, मैं टाइम्स ग्रुप, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, बड़े बड़े अखबारों में मैंने काम किया है और मेरा राजनेताओं से कार्टून्स को लेके सीधे सीधे साबका हुआ है, उनसे सीधे सीधे सामना भी हुआ है। मैंने देखा है कि किस तरह से धीरे 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 कार्टून को पहले तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अखबारों से धीरे धीरे हाशिए पर ला दिया गया है। उसके पीछे क्या कारण है? मुझे लगता है इनडायरेक्टली शायद पॉलिटिकल प्रेशर्स संपादकों पर, मालिकों पर रहे होंगे, इस वजह से फ्रंट पेज से कार्टून हटा है। लेकिन इस बात पर आने के लिए मैं आपसे कहूंगा, आपने मुझसे इस मुद्दे के बारे में बात की है, तो इसके पीछे मैं कहूंगा कि 30 वर्षों में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, इमरजेंसी को छोड़ करके, कि कार्टूनिस्टों पर रोक लगाने की कोशिश इस तरीके से की गई हो। लेकिन यहां पर अमृता, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं कि एक कंसर्टेड एफर्ट, इस मेथड, ये जो मेथड, इसमें मैडनेस में मेथड है, मुझे लगता है देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। 6 महीने से ममता बनर्जी के वक्त से लेके ये कंटिन्यूअसली कार्टूनिस्ट को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। आपने 2 बातें महत्वपूर्ण उठाई, एक तो पॉलिटिकल प्रेशर है और दूसरा मैडनेस इन द मेथड। सच्चिदानंद साहब, क्या वाकई ये जो लेकिन अमृता, आप सच्चिदानंद जी में जाने से पहले मैं आपको इस कार्टून के बारे में भी थोड़ा साफ कर दूं, क्योंकि असीम के कार्टून्स को लेके बहुत चर्चा हुई है दुनिया भर में। बिल्कुल। मैं जर्मनी में था, आज सवेरे ही लौटा हूं जर्मनी से, और जर्मनी में भी इस कार्टून को लेकर के विदेश में मुझे बीबीसी वर्ल्ड ने जर्मनी से इंटरव्यू किया। मतलब पूरी दुनिया में इस कार्टून की चर्चा हुई है और उसको इस तरह से पेश किया गया पूरी दुनिया की प्रेस में
जैसे हिंदुस्तान कोई भयानक डिक्टेटरशिप है जहां पर किसी को कोई बोलने की आजादी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कार्टून्स हैं, ये आप सच पूछें मुझसे तो ये कार्टून की परिभाषा में भी नहीं आते हैं। ये बहुत ही क्रूड किस्म के कार्टून्स हैं जिनमें पोस्टर की तरह से, प्रोपेगेंडा की तरह से कुछ बातों को बहुत ही अभद्र तरीके से कहा गया है। कार्टून कभी भी डायरेक्टली और लिटरल तरीके से अपनी बात नहीं कहता है, उसमें विट और ह्यूमर होना जरूरी है, उसको एक क्रिएटिव तरीके से कहते हैं। ये सिर्फ ऐसा एक यंग व्यक्ति का, एक युवा व्यक्ति का एक गुस्सा है जिसको उन्होंने निकाला है। के डिस्क्रिप्शन पे फिर भी मैं उनका समर्थन करता हूं। किसी भी सरकार को देशद्रोह के कानून में किसी कार्टूनिस्ट को अगर वो अपनी सीमाएं भी लांघता है तो भी गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं है। ये लोकतंत्र है भारत का, इस लोकतंत्र में असीम को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। जो दो इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, एक तो हाल के दिनों में इन्होंने ये बताया कि किस तरह से मैडनेस सी हो गई है सप्रेस करने की, और दूसरा उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से कार्टून हाशिए पर चला जा रहा है, क्योंकि आप द वीक के संपादक भी हैं और पीसीआई के सदस्य भी हैं। क्या आपको लगता है कि इनके आरोप सही हैं? सही है कि तो पिछले 4-5 सालों में बहुत राजनेता हो या पॉलिटिकल पार्टियां हो, सरकार हो, उनको मीडिया पर थोड़ा इंटॉलरेंस आ रहा है। सिर्फ कार्टून पर नहीं है, मीडिया आज तो आप देखें तो पिछले 10 साल में हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आगे बढ़े हैं, जो उनका आज़ादी का बहुत आगे लेके जा रहा है। तो इसलिए सब बोल रहे हैं आप तो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल है, आप खतरनाक काम कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ को वेरीफाई नहीं कर रहे। तो मीडिया पर, और जो मुंबई में जो घटना हुई 26/11 का, उसके बारे में बाद में फिर और मीडिया पर रोक लाने के लिए बहुत चल रहा है। तो सुधीर जी जो बोल रहे हैं, और कार्टूनिस्ट तो एक अंग है इसमें। मैं देख रहा हूँ टेलीविजन चैनल्स पर करना है, प्रिंट मीडिया पर करना है, सोशल मीडिया पर तो काफी ये चल रहा है, तो इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। इस सवाल का जवाब विनोद मेहता से लें, उससे पहले विनीत आपके पास आना चाहेंगे। आप एक ब्लॉग की वेबसाइट चलाते हैं और वहां पे आपको पूरी आजादी है लिखने की, बोलने की, कहने की, या वहां पर भी आपको लगती है कि कुछ बंदिशें हैं, कुछ पाबंदियां हैं? अमृता, एक बात बहुत साफ कर दूं, मैं पिछले 6 साल से सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा एक्टिव हूं। मुझे कभी भी सरकार के किसी भी संस्था से किसी तरह की धमकी, किसी तरह के सुझाव, किसी तरह से बेहतर करने की बात नहीं आई। दुर्भाग्य से मैं पब्लिकली कहता हूं, मुझे जितने तरह के सुझाव आए, जितनी तरह की बंदिशें आई और छोटी मोटी जो धमकियां आई, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से आई, और उस मीडिया से आई जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने को कहता है, अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार बनता है, और उस मीडिया से आई जो आज असीम त्रिवेदी के साथ है। लेकिन असीम त्रिवेदी ने जो सारी बातें सरकार के लिए कही है, जो सारी बातें संविधान और भारत माता के लिए कही है, अगर इसी बात को थोड़ा अल्टर करके मीडिया के लिए किया जाए तो कल फिर मेरे पास इसी तरह की धमकी आएगी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल अभिव्यक्ति की आजादियां हैं, उसकी वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं डर रहा है, डरा हुआ महसूस कर रहा है, डरा हुआ महसूस कर रहा है। और इसका जो अंडर करंट है वो दरअसल सोशल मीडिया को कुचलने की है। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। और तेलंग साहब की एक बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से जिन्होंने उदाहरण दिया कि सरकार इस तरह की चीजों को, कार्टूनिस्ट को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है, दूसरी तरफ एक फैशन और बढ़ रहा है कि एट द सेम टाइम जो 2 दर्जे के कार्टूनिस्ट है, जो सतही तौर पर कार्टूनिंग कर रहे हैं, वो इसको एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से असीम त्रिवेदी जैसा शख्स इसी चीज का शिकार हुआ है। उसे पता है कि जब मैं ब्लॉगिंग करता हूं, जब मैं लिखता हूं, तो मुझे पता होता है कि मैं जो लिख रहा हूं उसका क्या रिएक्शन होगा। क्या असीम त्रिवेदी जब संविधान पर कसाब को उस तरह से दिखा रहा है, उसे पता नहीं था कि इसका क्या रिएक्शन होगा? जब वो भारत माता के साथ रेप करते हुए दिखा रहा था ब्यूरोक्रेट को, उसे पता नहीं था इसका क्या रिएक्शन होगा? मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को डाइवर्ट करके एक पब्लिसिटी स्टंट और फैशन फार्मूला की तरह इस तरह के कार्टूनिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पर हमें सोचना होगा। और देखिए, सरकार ने इस पर, सरकार से संबंधित किसी कार्टून पर प्रतिबंध नहीं लगा। ये तीनों कार्टून का सीधा सरकार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कहते कि सरकार। इसीलिए तो सवाल है कि ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, अगर आप किसी इंडिविजुअल नेता को अपना कैरेक्टर बनाते तो शायद ये बात नहीं होती, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री ने भी ये कहा कि नेताओं पे तो बहुत पहले से कार्टून बनते रहे, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय प्रतीकों को इस तरह से। सिर्फ 2 पंक्तियां बोलूंगा मैं इनकी बात के बारे में, जो इन्होंने स्टंट की बात की है। मेरा यह कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मीडिया में डंपिंग डाउन बहुत ज्यादा हुई है, अखबारों का ट्रिवियलाइजेशन हुआ है, मीडिया का भी हुआ है। और मेरा यह मानना है कि अगर कार्टूनिस्ट को, जो सीरियस कार्टून्स बनाते थे, अखबार के फ्रंट पेज में छपते थे, उनको पूनम पांडे
और राखी सावंत जैसे लोग, उनके प्रति मेरे मन में कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा ऐसे लोगों ने अगर उनको आउट कर दिया फ्रंट पेज से, तो हमारे लिए ये रास्ता नहीं है कि हम पूनम पांडे और राखी सावंत के ही तरीके अपना करके फिर से फ्रंट पेज पे आए। उसके लिए सटल तरीके हैं। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए अगर आप पूनम पांडे या कुछ इस तरह के सेलिब्रिटीज के फोटो छाप रहे हैं और कार्टून बाहर जा रहे हैं या पीछे खिसकते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार या सरकार नहीं, हमारा जो आपको सुधीर जी बोल रहे थे गोल्डन एज था कार्टूनिंग का, अब 1980s तक, मगर अब तो आप देखें तो मीडिया का कंज्यूम करने का लोग बहुत बढ़ गए हैं। जो पहले तो जो पढ़े लिखे थे, जो मिनिमम इनकम इतना था, वो लोग पढ़ते थे न्यूज़पेपर को। अब टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर का कंज्यूमर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो और सब्जेक्ट जो मीडिया कवर करते थे पहले 30 साल पहले, अब जो हम कवर कर, पहले हम एजुकेशन नहीं कवर करते, हेल्थ नहीं कवर करते थे, एंटरटेनमेंट नहीं कवर करते, तो मीडिया का जो दायरा है बहुत बदल गया। उसमें भी कहीं न्यूज़पेपरों में कार्टून इसको ये हो गया है, मगर मैं मलयालम के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो हर मलयालम न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज कार्टून आज ही मस्ट है, आना चाहिए। वो तो हो रहा है। तो लेकिन मेन लाइन मीडिया से कार्टून फ्रंट पेज से जा चुका है। हम भी मलयालम भी मेन लाइन ये तो कार्टून इतिहास की बात हम करने लगे, लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर ये था कि राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जिस तरह के कार्टून आजकल बनाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सस्ती तरह की लोकप्रियता हासिल करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया है? देखिए अमृता जी, सबसे पहले तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट क्या है हमारा। 19(1)(a) के अंदर हमारे को फंडामेंटल राइट दिया गया है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं हमारे यहाँ पर, और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बड़ा क्लियर है कि हमारे को रिस्पेक्ट करनी है आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को, वो भी साथ साथ कहा गया है। तो सबसे पहले वो ध्यान रखना जरूरी है। फिर मैं आऊंगा कि इनके ऊपर जो सेडिशन का जो चार्ज लगाया गया है, अब हमारे साथ आईपीसी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है अदर देन देशद्रोह का, जो कि इन पे लगाया गया है, कि कोई दूसरा कानून इनके ऊपर नहीं लगा अभी, जिससे कि सिर्फ एक आईटी एक्ट लगाया गया। नहीं, दो कानून लगाए गए, एक राजद्रोह का कानून लगाया गया है, दूसरा आईटी एक्ट सेक्शन 66A लगाया गया है। 66A लगा है, और दूसरा जो लगा है आईटी 124A लगा है, और तीसरा लगा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। विपुल, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि विनोद मेहता साहब इस वक्त, जिनसे हम पहले बात करना चाह रहे थे, उनसे पहले बात कर लें। विनोद मेहता साहब, सुधीर तैलंग का यह मानना है कि पिछले 60 सालों के दौरान जो कार्टून है उसको लगातार खिसकाते हुए लास्ट पेज की तरफ ले जाया जा रहा है, और इसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और पिछले 6 महीने के दौरान ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ा है। क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल कार्टून तो पेज 1 पे हो सकता है, पेज 2 किसी भी पेज पे हो सकता है, और उसकी बहुत अहमियत है अखबारों में और मैगजीन्स में। तो ये जो हम आक्रमण देख रहे हैं कार्टून के खिलाफ, ये इसको आप आक्रमण देखिए जर्नलिज्म के खिलाफ। कार्टून और जर्नलिज्म अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। तो क्या आपको ये जो अटैक ऑन द कार्टून इज एन अटैक ऑन द प्रेस। तो क्या आपको लगता है कि असीम के खिलाफ जो राजद्रोह का मुकदमा लगा, वो दरअसल एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह हमला था? बिल्कुल हमला था, और एक बहुत बेवकूफी की बात थी जी। मतलब आसिम त्रिवेदी की कार्टून्स जो हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही मीडियोकर कार्टून्स हैं, वो काफी क्रूड कार्टून्स हैं, लेकिन वो एक क्वालिटी पे जजमेंट है, सब्जेक्टिव जजमेंट है। जी, अगर असीम त्रिवेदी अपना कार्टून लेकर आपके पास आते, तो क्या एज ए एडिटर आप इस कार्टून को अपने अखबार में, अपनी पत्रिका में लेते, छापते? क्या इस स्टैंडर्ड का था, या उस पर एडिटोरियल कॉल लेने की जरूरत थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं छापता, लेकिन मेरा जो रीजन होता ना छापने का, वो ये नहीं होता कि ये किसी पे अटैक कर रहे हैं या ये कार्टून कुछ एक्सेस। वो कार्टून इतनी खराब कार्टून्स हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी क्रूड कार्टून्स हैं कि मैं उनको ना छापता एज ए एडिटोरियल जजमेंट
लेकिन मुझे ये आप ये कहें कि साहब ये सरकार को गिराना चाहते हैं या ये सेडिशन है ये कार्टून में, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। आई मीन इट मेक्स ए मॉकरी आउट ऑफ द होल थिंग। जी विपुल, ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सबका मानना है कि दरअसल जो राजद्रोह का कानून, सेडिशन का कानून जो असीम त्रिवेदी पर लगा, ये दरअसल सिर्फ एक कार्टून बनाने वाले पर इस तरह के हमला करना नहीं है, बल्कि पूरे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट है। क्या आप इसको सही मानते हैं? मैं जहाँ तक देशद्रोह का कानून उनके ऊपर लगाया गया, मैं उसको गलत मानता हूँ। लेकिन इस तरीके से कार्टून बनाना, हाँ। जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपको उसमें दिखा रहे हैं कि कसब उसके ऊपर कर रहे हैं, या फिर पार्लियामेंट को दिखा रहे हैं एक पॉट के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमको एक नया कानून और डेवलप करना होगा जिसमें इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कानून के अंदर। बिकॉज हम क्या देना चाह रहे हैं आज सोसाइटी को, समाज को। आज अपने युवा इतने सारे यहां पर बैठे हुए हैं, इनको ये बताना चाह रहे हैं हम कि इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि सेडिशन का कानून लगाना उनके ऊपर गलत था और इसके लिए कोई नया कानून या दूसरे तरह का कानून होना चाहिए जो अभी हमारे देश में है ही नहीं। जी बहुत जरूरी है। तो ऐसा कौन सा कानून जो है ही नहीं और उसको आप नए सिरे से ले आना चाहते हैं? दूसरी बात ये है कि करें इसके अंदर, हाँ। या हम अमेंडमेंट करें इसके अंदर, जो हमारा ऑलरेडी कानून है 124A सेडिशन वाला, उसके अंदर हम या तो अमेंडमेंट करें। ये तो 1860 में बना था। लेकिन आप इस तरह से तो अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी और जो संविधान में हमारा 19(1)A जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसका एक तरह से उल्लंघन हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज कही, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें, अपने नेशनल फ्लैग को नीचे ना जाने दें। ये हमारी ड्यूटी भी होती है, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। सचिदानंद जी, क्या हमें अपने अंदर और ज्यादा एबिलिटी, काबिलियत बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम अच्छे कार्टून बना सकें और ज्यादा सीखने की सलाह देंगे आप असीम को यहाँ पे? अभी तो 80 कानून है मीडिया का रोकने के लिए इस देश में, तो इसलिए एक और दो और नहीं चाहिए। एक तो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट भी है। अभी तो मैं तो जो प्रेस काउंसिल का मेंबर हूँ, हर महीने 3-4 नया कानून आते हैं, आप इसको कमेंट दीजिए। मैं बोला इसका जरूरत नहीं है, आपको जो कानून है उसको कम करना है। मगर जो महेश्वर जी ने बताया वो सही बात है। जो एक कानून है वो नेशनल ऑनर्स, नेशनल सिंबल्स जो है, तिरंगा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उन पर हम कुछ नहीं करना है। मगर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारा पुलिस, हमारा सरकार क्या कर रहे? हर मंत्री तिरंगा उनका गाड़ी में चला रहे थे, उनका घर पर, उनका ऑफिस पर सर रहता, और इतना लूटते, इतना काम करते, वो तो तिरंगा को इंसल्ट नहीं कर रहे। अब क्या ये नेशनल सिंबल का जो मीनिंग है, हम जब आज़ादी में, हम आज़ादी का समय में देखा, उसको वो बदल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको हम देखना है। हर कानून है, मगर उसको कब लागू करना, कब नहीं करना, वो पुलिस। तो जो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, हाँ। क्या वो लोग नेशनल सिंबल लेकर और भारत माता का झंडा लेकर चलने के काबिल हैं या नहीं? ये आपका सवाल इस पर है। और उन लोगों पर क्यों इस तरह के कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे कि 124 साल पुराने कानून की आखिर जरूरत ही क्यों है, इस पर बहस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी और
राजद्रोह कानून की। आखिर राजद्रोह कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है? 124 साल पुराने इस कानून की जरूरत क्यों है हमारे देश में? और क्या असीम त्रिवेदी पर जो सेडिशन का यानी राजद्रोह कानून का मुकदमा लगाया गया है वो सही है? हालांकि ये वादा किया गया है कि ये सेडिशन के चार्जेस उन पर से हटा लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी वो हटाए नहीं गए हैं और वो जमानत पर रिहा हैं। लेकिन विनीत, आपसे शुरू करना चाहेंगे। कार्टून और अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में लिखा कि दरअसल असीम त्रिवेदी को अभी स्कूल जाने की ज़रूरत है, अभी असीम त्रिवेदी को और ज़्यादा सोशल साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए अमृता, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितना मैं कार्टून को समझ पाता हूँ, कार्टून में ये होता है कि जो अनटोल्ड है वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेट हो, जो नहीं कहा गया वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेट हो। ये बिल्कुल सिमिली की तरह हर चीज उसमें कह नहीं दी जाती है। दूसरा कि जिस पर कार्टून बनाया गया हो वो आदमी तिलमिला भी जाए लेकिन वो कार्टूनिस्ट का मुरीद हो जाए। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि मैं हरीश त्रिवेदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, उसने जो एफर्ट लगाया है उसको मैं बड़ी तारीफ करता हूं, लेकिन मैं उसके से असहमति दर्ज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि असीम त्रिवेदी एक नागरिक के स्तर पर बहुत सक्सेस हो गया, पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन एक कार्टूनिस्ट के स्तर पर वो पिट गया। हम सिर्फ बात यहाँ राजद्रोह की नहीं करें क्योंकि उस बहस से हम आगे निकल चुके हैं। एक तरह से सरकार हार चुकी है। अभी जितने फैसले आए उसका मतलब है कि सरकार एक मोर्चे पर हार चुकी है, तो हमें दूसरे स्तर पर बात करनी लेकिन होगी। यहाँ पर एक और बात है, ये खास तौर से असीम त्रिवेदी मामले में सरकार का कोई रोल नहीं रहा। एक शख्स गया जिसने शिकायत की, उसके आधार पर पुलिस ने शिकायत लिखी और गिरफ्तार किया, इसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई, उसकी रिहाई हुई। इसमें सरकार का फिलहाल कोई उस तरह से सीधा रोल नहीं रहा है। मैंने स्कूल जाने की बात नहीं की थी, मैंने चैनलों में जिस तरह की उसकी बाइट आ रही थी, मैंने कहा था कि असीम त्रिवेदी को चैनलों को चाहिए कि सोशल साइंस की किताबें 8वीं और 9वीं की गिफ्ट करे, इसलिए क्योंकि वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे उसके बाद कि इन आंदोलनों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अरे आंदोलन बुनियादी तौर पर राजनीति के लिए प्रेरित होकर और राजनीति को बेहतर करने के लिए शुरू होते हैं। आप बताइए इस देश में कोई ऐसा आंदोलन है जिसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है? तो मुझे लग रहा है कि एक क्रिटिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट था जो कि कार्टून में भी झलकता है। अब कार्टूनिस्टों से अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो वो कार्टून में भी झलकता है। अब सिर्फ मामले को राजद्रोह पर और व्यक्ति के स्वतंत्र पर लाके ना टिकाए, वो बहुत कंसाइज हो जाएगा पूरा मतलब। कार्टून की नई शिक्षा देने की जरूरत है असीम त्रिवेदी को, क्या आपको भी लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि वो युवा कार्टूनकार है, मुझे पूरा यकीन है कि उसमें जरूर प्रतिभा होगी, लेकिन अभी जिस तरह से उसने प्रतिभा का इस्तेमाल किया है वो मुझे बहुत मैच्योर तरीका नहीं लगा। मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का। लेकिन अगर मैच्योर कार्टूनिस्ट की हम बात करें, अगर मैच्योर कार्टूनिस्ट की बात करें, अगर इस तरह के मामले फिर से कोर्ट में जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनको अपने बचाव के लिए कम विकल्प मिलते हैं क्योंकि वो केवल अभिव्यक्ति को रेखाओं के जरिए व्यक्त करते हैं, और जो लिखे हुए लोग हैं यानी जो पत्रकार हैं जो अपने राइटिंग के जरिए कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं, उनको अपने लॉजिक में ज्यादा चीजें नहीं, उनको मैं कहूंगा कि कार्टून में जो आपको कहने की छूट मिलती है, जो अवसर मिलता है, बिकॉज हमने अब तक ये देखा है कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ कार्टूनिस्ट यू कैन गेट अवे विद व्हाटएवर यू से, लेकिन अब मुझे लग रहा है यू कैन नॉट गेट अवे विद व्हाटएवर यू से। कारण इसका ये है कि असीम ने जो एक परंपरा डाली है उसमें अभी हुआ क्या है कि सरकारों ने या कोर्ट्स ने या पुलिस ने एक बहुत ही खराब किस्म के कार्टून्स के आधार पर किसी को पकड़ करके जस्टिफाई करने की कोशिश की कि कार्टूनिस्ट ऐसा ही काम करते हैं। अगली बार एक डिग्निफाइड कार्टूनिस्ट को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी सेम कानून के अंदर, क्योंकि मैं यही कहता हूं कि असीम, आपने उनको उनके सारे जो कार्य पिछले कुछ वर्षों से रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से रहे हैं, हाई हैंडेड, उनको जस्टिफाई करने का मौका दिया है। देखिए, हर देश का एक अलग अलग कल्चर होती है, हर एक देश की। इंग्लैंड में आप क्वीन को, मार्गरेट थैचर को न्यूड बनाते हैं कार्टून्स में, पंच में सैकड़ों कार्टून रखते हैं जिनमें उनको न्यूड बनाया जाता है। अमेरिका में और इंग्लैंड में वहां के जो झंडे हैं उनकी बिकनी बना करके औरतें बीच पे घूमती हैं, उनका टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल होता है। उससे उस देश की इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उस देश के झंडे का कोई उसकी डिग्निटी खत्म हो गई ऐसा नहीं है। जब वो झंडा लहराता है और जब राष्ट्रीय धुन बजती है तो लोग सम्मान के साथ तब भी खड़े होते हैं। हिंदुस्तान के झंडे के प्रति भी यही है। लेकिन हम लोगों ने जो कानून बनाए, देखिए, एक सेल्फ एश्योर्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंट जो पॉलिटिकल क्लास है वो हमेशा अपने आप पर हंस सकती है। ये बहुत ही वीक किस्म की जो सरकारें हैं, यानी हमने जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है वो डरते हैं। हम सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हैं और शायद इसीलिए गुलामी के दौर के कानून को अभी तक ढोते चले आ रहे हैं। मैं सुधीर जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर जो इस तरीके की जैसे अमेरिका में झंडे का कुछ भी वो कपड़े बना के पहन रहे हैं, गंदे कपड़े कर रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान में अभी इस तरीके का हमारा कल्चर नहीं है। सबसे पहले तो यही कह रहा हूँ कि दोनों देश के कल्चर अलग है। स्ट्रीट पे कानून नहीं बनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ प्रोटेस्ट करिए। आप कार्टूनिस्ट हैं, आप राइटर हैं, आप लिखिए।
आपको अगर जो कोई प्रॉब्लम है और आपको भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार का मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ असीम त्रिवेदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भ्रष्टाचार की मुझे भी प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार की आपको भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है, सब लोगों को भ्रष्टाचार की दिक्कतें हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस तरीके से वो करें कि आप कमोड बनाएं, आप भारत माता की इस तरीके से बेइज्जती करें, वो गलत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी काम हो वो एक दायरे में रह करके करा जाए, एक सभ्यता के तरीके से करा जाए, तब वो जाकर के आगे उसका एक पर्पसफुल रिजल्ट निकल करके आएगा। ये तरीका नहीं है जो असीम त्रिवेदी ने लिया। सच्चिदानंद, क्या आपको नहीं लगता है कि हमने अपनी आजादी को बड़े सीमित दायरे में बांध कर रख लिया है? बहुत बांध के रखा है। देखिए, हमारा जो आजादी के बाद हम देख रहे हैं ना, हर तरह का लोग, पूरा भारत का 100% लोग तो संविधान या उसके कोई धारा है उस पर सहमत नहीं है। आपको याद है जब हमको आज़ादी मिले थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 साल बोला ये आज़ादी झूठी है, और बोला ये संविधान झूठी है, ये तो हमारा ये भारत का जो गरीब लोगों का संविधान नहीं है। तो वो लोग बाद में वो मेन स्ट्रीम पर आ गए। तो ऐसे ही अभी आप देखिए, अब माओइस्ट एरियाज में, जम्मू एंड कश्मीर में सो संविधान को जलाते, तमिलनाडु में डीएमके वाले तो संविधान को जलाते थे 40-50 साल पहले। अभी तो वो मेन स्ट्रीम पर आ गए। हम सबको बात करके आ जाओ, नहीं उनको हथकड़ी लगा के जेल में डालेंगे, राजद्रोह का एक मुकदमा चलाएंगे, ये तो नहीं। हम तो बहुत टॉलरेंट सोसाइटी है। हम लोगों को कन्विंस करना है ये तो ये संविधान है, ये तिरंगा है, जो है उस पर ये करना है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दौर की जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसका टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है? बहुत कम है। हमें टॉलरेंस लेवल एक तरफ है, हमारा जो सिटीजन्स में भी कम है ना। जो लोग कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन को चले जाते हैं, पीआई पे लगाते हैं। हम तो इतना एक आदमी दूसरा आदमी पर इतना लिटिगेशन चलाते हैं, किसी और देश में इतना नहीं चलते हैं। अगर हमारे यहाँ तो कबीर आज पैदा होते तो वो जेल में होते इस वक्त। यस, अगर कबीर जेल में होते, गांधी और तिलक और एनी बेसेंट जैसे लोग ऑलरेडी इस कानून के तहत जेल जा चुके हैं। यहाँ तक कि गांधी ने इस कानून के ऊपर बहस करने की मांग की। उनका ये सीधे सीधे मानना था कि राजद्रोह का कानून सही नहीं है, उसे नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल इस समय देश में ये है कि ये जो असीम त्रिवेदी के बहाने एक बहस चली है, बहस ये कि अभिव्यक्ति की आजादी अब हमें कितनी होनी चाहिए और क्या हमें इस पर राजद्रोह जैसे कानून लगाकर अंकुश में बांधा जा सकता है या हमें पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए? देखिए जी, मेरा मानना है कि अ कार्टूनिस्ट मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द लाइन बट वेयर टू ड्रॉ द लाइन आल्सो। ये मुझे पता है कि मेरी कहाँ पे वो रेखा थी जिससे मुझे क्रॉस नहीं करना है। ये एक कार्टूनिस्ट का एक सेल्फ खुद का अपना एक डिसीजन होता है कि वो जानता है कि कौन सी सीमा है। जैसे मुझे ये पता है कि आज मैंने अच्छा कार्टून बनाया, बुरा बनाया कार्टून, बुरा कार्टून बनाऊंगा तो मुझे महसूस होगा कि मैंने बुरा कार्टून बनाया। और बुरा कार्टून बनाना कोई जुर्म नहीं है। असीम त्रिवेदी ने बुरा कार्टून बनाया है तो आप देखिए, उसको कहिए सब कार्टून अच्छा नहीं, लेकिन उसको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच से बहुत ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है। उसकी सारी पॉलिटिक्स इसमें, जैसे आप देखिए ममता बनर्जी का जब केस हुआ था, उन्होंने प्रोफेसर को अरेस्ट किया था तो लेफ्ट पार्टीज ने उसका विरोध किया था आगे बढ़ चढ़ करके। लेकिन जब अंबेडकर के कार्टून का आया तो सारी पार्लियामेंट इकट्ठी हो गई और सबने कहा कि ये कार्टून हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंबेडकर के नाम पर आपको वोट मिलते हैं। ना बीजेपी की हिम्मत हुई उसके खिलाफ बोलने की और न लेफ्ट पार्टीज की उसके खिलाफ हिम्मत हुई बोलने के लिए। लेकिन अभी जो असीम का केस है उसमें भारत माता के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलते, संविधान के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलते, तिरंगा के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलते। तो अब बीजेपी भी कहती है बहुत गलत हुआ है, अब लेफ्ट पार्टीज भी कहती है बहुत गलत होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में वोट बैंक चाहिए। और वो मुद्दा है राष्ट्रीय प्रतीकों का। क्या हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करना चाहिए? इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ये चर्चा करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए क्या नए तरीके से कानून को परिभाषित करने की जरूरत है या फिर जो कानून है उसके दायरे में रहकर हमें कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत है।
आज हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजद्रोह कानून की। आखिर राजद्रोह कानून की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? 124 साल पुराने इस कानून की ज़रूरत क्यों है हमारे देश में? और क्या असीम त्रिवेदी पर जो सेडिशन का यानी राजद्रोह कानून का मुकदमा लगाया गया है वो सही है? हालांकि ये वादा किया गया है कि ये सेडिशन के चार्जेस उन पर से हटा लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी वो हटाए नहीं गए हैं और वो जमानत पर रिहा हैं। लेकिन विनीत, आपसे शुरू करना चाहेंगे। कार्टून और अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में लिखा कि दरअसल असीम त्रिवेदी को अभी स्कूल जाने की ज़रूरत है, अभी असीम त्रिवेदी को और ज़्यादा सोशल साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए अमृता, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितना मैं कार्टून को समझ पाता हूँ, कार्टून में ये होता है कि जो अनटोल्ड है वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेट हो, जो नहीं कहा गया वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेट हो। ये बिल्कुल सिमिली की तरह हर चीज उसमें कह नहीं दी जाती है। दूसरा कि जिस पर कार्टून बनाया गया हो वो आदमी तिलमिला भी जाए लेकिन वो कार्टूनिस्ट का मुरीद हो जाए। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि मैं हरीश त्रिवेदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, उसने जो एफर्ट लगाया है उसको मैं बड़ी तारीफ करता हूं, लेकिन मैं उसके से असहमति दर्ज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि असीम त्रिवेदी एक नागरिक के स्तर पर बहुत सक्सेस हो गया, पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन एक कार्टूनिस्ट के स्तर पर वो पिट गया। हम सिर्फ बात यहाँ राजद्रोह की नहीं करें क्योंकि उस बहस से हम आगे निकल चुके हैं। एक तरह से सरकार हार चुकी है। अभी जितने फैसले आए उसका मतलब है कि सरकार एक मोर्चे पर हार चुकी है, तो हमें दूसरे स्तर पर बात करनी लेकिन होगी। यहाँ पर एक और बात है, ये खास तौर से असीम त्रिवेदी मामले में सरकार का कोई रोल नहीं रहा। एक शख्स गया जिसने शिकायत की, उसके आधार पर पुलिस ने शिकायत लिखी और गिरफ्तार किया, इसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई, उसकी रिहाई हुई। इसमें सरकार का फिलहाल कोई उस तरह से सीधा रोल नहीं रहा है। मैंने स्कूल जाने की बात नहीं की थी, मैंने चैनलों में जिस तरह की उसकी बाइट आ रही थी, मैंने कहा था कि असीम त्रिवेदी को चैनलों को चाहिए कि सोशल साइंस की किताबें 8वीं और 9वीं की गिफ्ट करे, इसलिए क्योंकि वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे उसके बाद कि इन आंदोलनों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अरे आंदोलन बुनियादी तौर पर राजनीति के लिए प्रेरित होकर और राजनीति को बेहतर करने के लिए शुरू होते हैं। आप बताइए इस देश में कोई ऐसा आंदोलन है जिसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है? तो मुझे लग रहा है कि एक क्रिटिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट था जो कि कार्टून में भी झलकता है। अब कार्टूनिस्टों से अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो वो कार्टून में भी झलकता है। अब सिर्फ मामले को राजद्रोह पर और व्यक्ति के स्वतंत्र पर लाके ना टिकाए, वो बहुत कंसाइज हो जाएगा पूरा मतलब। कार्टून की नई शिक्षा देने की जरूरत है असीम त्रिवेदी को, क्या आपको भी लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि युवा कार्टूनकार है, मुझे पूरा यकीन है कि उसमें जरूर प्रतिभा होगी, लेकिन अभी जिस तरह से उसने प्रतिभा का इस्तेमाल किया है वो मुझे बहुत मैच्योर तरीका नहीं लगा। मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का। लेकिन अगर मैच्योर कार्टूनिस्ट की हम बात करें, अगर मैच्योर कार्टूनिस्ट की बात करें, अगर इस तरह के मामले फिर से कोर्ट में जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनको अपने बचाव के लिए कम विकल्प मिलते हैं क्योंकि वो केवल अभिव्यक्ति को रेखाओं के जरिए व्यक्त करते हैं और जो लिखे हुए लोग हैं यानी जो पत्रकार हैं जो अपने राइटिंग के जरिए कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं उनको अपने लॉजिक में ज्यादा चीजें नहीं, उनको मैं कहूंगा कि कार्टून में जो आपको कहने की छूट मिलती है, जो अवसर मिलता है, बिकॉज हमने अब तक ये देखा है कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ कार्टूनिस्ट यू कैन गेट अवे विद व्हाटएवर यू से, लेकिन अब मुझे लग रहा है यू कैन नॉट गेट अवे विद व्हाटएवर यू से। कारण इसका ये है कि असीम ने जो एक परंपरा डाली है उसमें अभी हुआ क्या है कि सरकारों ने या कोर्ट्स ने या पुलिस ने एक बहुत ही खराब किस्म के कार्टून्स के आधार पर किसी को पकड़ करके जस्टिफाई करने की कोशिश की कि कार्टूनिस्ट ऐसा ही काम करते हैं। अगली बार एक डिग्निफाइड कार्टूनिस्ट को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी सेम कानून के अंदर, क्योंकि मैं यही कहता हूं कि असीम, आपने उनको उनके सारे जो कार्य पिछले कुछ वर्षों से रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से रहे हैं, हाई हैंडेड, उनको जस्टिफाई करने का मौका दिया है। देखिए, हर देश का एक अलग अलग कल्चर होती है, हर एक देश की। इंग्लैंड में आप क्वीन को, मार्गरेट थैचर को न्यूड बनाते हैं कार्टून्स में, पंच में सैकड़ों कार्टून रखते हैं जिनमें उनको न्यूड बनाया जाता है। अमेरिका में और इंग्लैंड में वहां के जो झंडे हैं उनकी बिकनी बना करके औरतें बीच पे घूमती हैं, उनका टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल होता है। उससे उस देश की इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उस देश के झंडे का कोई उसकी डिग्निटी खत्म हो गई ऐसा नहीं है। जब वो झंडा लहराता है और जब राष्ट्रीय धुन बजती है तो लोग सम्मान के साथ तब भी खड़े होते हैं। हिंदुस्तान के झंडे के प्रति भी यही है। लेकिन हम लोगों ने जो कानून बनाए, देखिए, एक सेल्फ एश्योर्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंट जो पॉलिटिकल क्लास है वो हमेशा अपने आप पर हंस सकती है। ये बहुत ही वीक किस्म की जो सरकारें हैं, यानी हमने जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है वो डरते हैं। हम सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हैं और शायद इसीलिए गुलामी के दौर के कानून को अभी तक ढोते चले आ रहे हैं। मैं सुधीर जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर जो इस तरीके की जैसे अमेरिका में झंडे का कुछ भी वो कपड़े बना के पहन रहे हैं, गंदे कपड़े कर रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान में अभी इस तरीके का हमारा कल्चर नहीं है। सबसे पहले तो यही कह रहा हूँ कि दोनों देश की कल्चर अलग है। स्ट्रीट पे कानून नहीं बनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ प्रोटेस्ट करिए। आप कार्टूनिस्ट हैं,
आप राइटर हैं, आप लिखिए। आपको अगर जो कोई प्रॉब्लम है और आपको भ्रष्टाचार से, अब भ्रष्टाचार का मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ असीम त्रिवेदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भ्रष्टाचार की मुझे भी प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार की आपको भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है, सब लोगों को भ्रष्टाचार की दिक्कतें हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस तरीके से वो करें कि आप कमोड बनाएं, आप भारत माता की इस तरीके से बेइज्जती करें, वो गलत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी काम हो वो एक दायरे में रह करके करा जाए, एक सभ्यता के तरीके से करा जाए, तब वो जाकर के आगे उसका एक पर्पसफुल रिजल्ट निकल करके आएगा। ये तरीका नहीं है जो असीम त्रिवेदी ने लिया। सच्चिदानंद, क्या आपको नहीं लगता है कि हमने अपनी आजादी को बड़े सीमित दायरे में बांध के रख लिया है? बहुत बांध के रखा है। देखिए, हमारा जो आजादी के बाद हम देख रहे हैं ना, हर तरह का लोग, पूरा भारत का 100% लोग तो संविधान या उसके कोई धारा है उस पर सहमत नहीं है। आपको याद है जब हमको आज़ादी मिले थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 साल बोला ये आज़ादी झूठी है, और बोला ये संविधान झूठी है, ये तो हमारा ये भारत का जो गरीब लोगों का संविधान नहीं है। तो वो लोग बाद में वो मेन स्ट्रीम पर आ गए। तो ऐसे ही अभी आप देखिए, अब माओइस्ट एरियाज में, जम्मू एंड कश्मीर में सो संविधान को जलाते, तमिलनाडु में डीएमके वाले तो संविधान को जलाते थे 40-50 साल पहले। अभी तो वो मेन स्ट्रीम पर आ गए। हम सबको बात करके आ जाओ, नहीं उनको हथकड़ी लगा के जेल में डालेंगे, राजद्रोह का एक मुकदमा चलाएंगे, ये तो नहीं। हम तो बहुत टॉलरेंट सोसाइटी है। हम लोगों को कन्विंस करना है ये तो ये संविधान है, ये तिरंगा है, जो है उस पर ये करना है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दौर की जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसका टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है? बहुत कम है। हमें टॉलरेंस लेवल एक तरफ है, हमारा जो सिटीजन्स में भी कम है ना। जो लोग कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन को चले जाते हैं, पीआई पे लगाते हैं। हम तो इतना एक आदमी दूसरा आदमी पर इतना लिटिगेशन चलाते हैं, किसी और देश में इतना नहीं चलते हैं। अगर हमारे यहाँ तो कबीर आज पैदा होते तो वो जेल में होते इस वक्त। यस, अगर कबीर जेल में होते, गांधी और तिलक और एनी बेसेंट जैसे लोग ऑलरेडी इस कानून के तहत जेल जा चुके हैं। यहाँ तक कि गांधी ने इस कानून के ऊपर बहस करने की मांग की। उनका ये सीधे सीधे मानना था कि राजद्रोह का कानून सही नहीं है, उसे नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल इस समय देश में ये है कि ये जो असीम त्रिवेदी के बहाने एक बहस चली है, बहस ये कि अभिव्यक्ति की आजादी अब हमें कितनी होनी चाहिए और क्या हमें इस पर राजद्रोह जैसे कानून लगाकर अंकुश में बांधा जा सकता है या हमें पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए? देखिए जी, मेरा मानना है कि अ कार्टूनिस्ट मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द लाइन बट वेयर टू ड्रॉ द लाइन आल्सो। ये मुझे पता है कि मेरी कहाँ पे वो रेखा थी जिससे मुझे क्रॉस नहीं करना है। ये एक कार्टूनिस्ट का एक सेल्फ खुद का अपना एक डिसीजन होता है कि वो जानता है कि कौन सी सीमा है। जैसे मुझे ये पता है कि आज मैंने अच्छा कार्टून बनाया, बुरा बनाया कार्टून, बुरा कार्टून बनाऊंगा तो मुझे महसूस होगा कि मैंने बुरा कार्टून बनाया। और बुरा कार्टून बनाना कोई जुर्म नहीं है। असीम त्रिवेदी ने बुरा कार्टून बनाया है तो आप देखिए, उसको कहिए सब कार्टून अच्छा नहीं, लेकिन उसको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच से बहुत ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है। उसकी सारी पॉलिटिक्स इसमें, जैसे आप देखिए ममता बनर्जी का जब केस हुआ था, उन्होंने प्रोफेसर को अरेस्ट किया था तो लेफ्ट पार्टीज ने उसका विरोध किया था आगे बढ़ चढ़ करके। लेकिन जब अंबेडकर के कार्टून का आया तो सारी पार्लियामेंट इकट्ठी हो गई और सबने कहा कि ये कार्टून हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंबेडकर के नाम पर आपको वोट मिलते हैं। ना बीजेपी की हिम्मत हुई उसके खिलाफ बोलने की और न लेफ्ट पार्टीज की उसके खिलाफ हिम्मत हुई बोलने के लिए। लेकिन अभी जो असीम का केस है उसमें भारत माता के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलते, संविधान के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलते, तिरंगा के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलते। तो अब बीजेपी भी कहती है बहुत गलत हुआ है, अब लेफ्ट पार्टीज भी कहती है बहुत गलत होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में वोट बैंक चाहिए। और वो मुद्दा है राष्ट्रीय प्रतीकों का। क्या हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करना चाहिए? इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ये चर्चा करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए क्या नए तरीके से कानून को परिभाषित करने की जरूरत है या फिर जो कानून है उसके दायरे में रहकर हमें कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत है।
आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में लिखने, बोलने और अपने आप को अभिव्यक्त करने का कितना अधिकार आम आदमी को है, और क्या राजद्रोह कानून इस तरह के अधिकारों पर कहीं ना कहीं कोई बंदिश पैदा कर रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान तो हैं ही, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग मीडिया संस्थानों में पढ़ते हैं। हमारे साथ सुमित हैं। असीम त्रिवेदी ने जो ये कार्टूनिस्ट दिखाए और इनकी वजह से एक बहुत बड़ा जंजाल बना दिया है कि ये एक राष्ट्रद्रोही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में पी चिदम्बरम की एक प्रचार रैली में अशोक चिन्ह का गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये दोनों चीज़ें फ़र्क है। ये अगर इसको आप उससे कंपेयर ना करें, ये दूसरे किस्म का ये कार्टून बनाया गया था और वो दूसरा इंसिडेंट है, तो इसलिए दोनों इंसिडेंट को मिक्स ना करें। अशोक चक्र की जहाँ तक बात है, जहाँ मदर इंडिया की बात है, हमारे नेशनल एंथम की बात है, हमारे नेशनल फ्लैग की बात है, जब जहाँ पर उसके रिस्पेक्ट नहीं होगी, उस जगह पर ये ज़रूरी है कि कानून उसमें आए, आगे ले और इनिशिएट करे और एक्शन ले। जी, अगला सवाल। जी, मेरा नाम अनुग्रह मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि असीम पर जो देशद्रोह लगाया गया है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, लेकिन जो असीम जिस देश से, जिस संसद से, जिस संविधान से अपने लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मांग रहे हैं, उसी संविधान को आप एक पॉट बना दे रहे हैं, उस संसद पर आप पॉट बना दे रहे हैं, संविधान पर आप पेशाब करा रहे हैं, तो आखिर ये अधिकार उन्हें देगा कौन देगा ये अधिकार? अगर आप किसी प्रधानमंत्री पे कार्टून बनाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री को कोई अधिकार मिल जाता है, या मेरा अधिकार छिन जाता है कि अब प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेंगे नहीं? अनुग्रह का सवाल ये था सुधीर जी कि दरअसल वो जो असीम त्रिवेदी हैं वो एक तरफ संविधान का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं अपने कार्टून्स में, और दूसरी तरफ उसी संविधान से, उसी व्यवस्था से अपने लिए न्याय की भी उम्मीद रखे हुए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। यही पैराडॉक्स, सबसे बड़ी विडंबना यही है ना। और यतीम और अनाथ होकर तो कोई अधिकार ले नहीं सकता। संविधान नहीं रहेगा, संसद नहीं रहेगी, तो आप अनाथ हैं, और अनाथ होकर आप किससे और क्या मांग लेंगे? चलिए, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम भास्कर है। मैं सच्चिदानंद सर से सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि इस मजबूत लोकतंत्र में अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संविधान, जो कि सर्वोच्च है, और इसका मखाल उड़ाया जा रहा है, और जब असीम त्रिवेदी जैसे मुद्दे पर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें और अधिक स्वतंत्रता की बात मिलनी चाहिए, हम भूल जाते हैं कि ये वही देश है जिसने हमारे रिम के सर्वर हेतु हमें बहुत अधिक स्वतंत्रता दी। हमारा जो प्रजातंत्र है ये तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो हमारा विभिन्नता है ना। हम सब लोग रोबोट्स नहीं हैं, हम सब अलग अलग तरह चिंता करते हैं। तो हम जब अभिव्यक्ति का स्वातंत्र देते हैं हर व्यक्ति को, ये तो वी द पीपल, एक आदमी को, ये तो पूरा एक रोबोटिक सोसाइटी नहीं है हमारा। तो हमारा, और उस पर जो संविधान पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, जो आप क्या क्या पब्लिक डिसेंसी है और सिक्योरिटी है, वो सब है। तो वो सब हम तो वो हमारा दायित्व है, मगर हम इस पर आप तो केस लगा के 20 साल राजद्रोह के जेल को भेज दे तो नहीं होगा। हम सबको एजुकेट करना है, बोलना, ये तो आपका संविधान है, ये तो आपका अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, ये तो है। और आप तो पत्रकारिता के छात्र हैं मुझे लगता है, और आप अपने पत्रकार बनने से पहले खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस लगवाना चाहते हैं अपने। हाँ, अब आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम प्रियंका गोस्वामी है। सर, आपने कहा ए कार्टूनिस्ट नो दैट वेयर एंड हाउ टू ड्रॉ ए लाइन, पर असीम त्रिवेदी जो कार्टूनिस्ट है, इनके कार्टून से समझ में आ गया कि ये इस सिद्धांत में फेल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो न्यू जनरेशन मीडिया में आ रही है, क्या उनके अंदर वो सेंसिबिलिटी जाती जा रही है? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो नए लोग हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में, आप जैसे जो लोग आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनमें कोई सेंसिबिलिटी की कमी है या टैलेंट की कमी है, ऐसी बात नहीं है। ये तो कुछ इक्का दुक्का ऐसे मामले होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप ओवरनाइट फेमस होने के लिए कुछ इस किस्म की हरकत करते हैं जिससे कि तुरंत आप पर ध्यान चला जाए। क्योंकि कार्टूनिंग एक ऐसी कला है जिसमें मुझे याद है आर.के. लक्ष्मण जैसे लोग, जितने भी लोग हैं, हमारे जैसे लोग, जो हमने जब कार्टून बनाने शुरू किए थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक कार्टून बना दिया और हम सुपर हिट स्टार बन गए। शाहरुख खान की एक फिल्म आती है, वो हिट हो जाता है, अगली फिल्म से उसकी कीमत 5 करोड़। एक कार्टूनिस्ट बरसों तक लगातार कंटिन्यूसली एक हाई स्टैंडर्ड के कार्टून्स बनाता है, तब धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं। और मैं आप सबको, लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि ये कार्टूनिंग में या पत्रकारिता में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते।
यहाँ लंबे अरसे तक आपको कंसिस्टेंटली एक हाई क्वालिटी का वर्क टर्न आउट करना पड़ता है, तब लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं। उत्कर्ष। सर मेरा नाम उत्कर्ष है और मेरा सवाल आपसे है कि एक आम आदमी के लिए राजद्रोह के क्या मायने हैं, क्योंकि राजद्रोह शब्द से तो लगता है जिसने राज्य के खिलाफ विद्रोह किया हो, पर कभी कभार राजद्रोह उन पर लगता है जो गरीबों में कपड़े बांटते हैं या उनकी चिकित्सा करते हैं, कभी राजद्रोह उन पर लगता है जो एक पोस्टर लगाते हैं, और कभी राजद्रोह उन पर लगता है जो अपने क्षेत्र में एक परमाणु संयंत्र के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो राजद्रोह की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे जजमेंट है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको सेक्शन 124A को क्लियर करा है और उसके ऊपर कमेंट्स करे हैं, उसके ऊपर जजमेंट दिए हैं। उसमें बड़ा क्लियर कहा गया है, एक जजमेंट है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें कहा गया है कि पब्लिक जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर is within the ambit of the permissible legislative interference, वो अगर उससे बाहर जाता है कोई भी तब वो गलत है। तो इसीलिए ऐसे जजमेंट कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार क्लैरिफाई करा है और कहा है कि अपनी एक दायरे से बाहर नहीं जाना है, और दायरे से बाहर जाएंगे तो ये देशद्रोह का उस पर इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने लिखने से, अपने बोलने से अगर घृणा फैलाता है या हिंसा को बढ़ावा देता है, तब उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कम से कम असीम त्रिवेदी के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। असीम त्रिवेदी के मामले में मैं नहीं समझता, पर जो दूसरे 2 चार्जेस लगे हैं, एक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, वो बिल्कुल ठीक लगाया गया है सेक्शन 2 उसका। जो दूसरा 66A IT एक्ट लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक लगा है, वो दोनों चार्जेस जो हैं। जी, मेरा नाम अपर्णा है और मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया मीडिया आत्मनिर्णयन मुद्दे पर स्थगन का सिद्धांत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस तरह से प्रभावित करेगा? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जो ट्रायल कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, केसेस चल रहा है, उस पर तो हम हर दिन हर मिनट हम रिपोर्ट कर सकते थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे किसी केस में जो उसमें उनको अक्यूज्ड है, उन्होंने प्रार्थना की है तो कोर्ट को या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, जो मीडिया का रिपोर्टिंग किसी दिन रोक सकते हैं। उस किसी दिन के बाद जो रिपोर्ट मीडिया छापना चाहते हैं, टेलीकास्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हो। तो इसलिए जो होता है, जो एक तो जो विक्टिम है, वो अपराध का विक्टिम है, उनका राइट्स तो चुन जाता है इसमें। दूसरा तो जो लोगों को, आम लोगों को क्या हो रहा है कोर्ट में, हम नहीं बता सकते जी। तो इसलिए ये दोनों तरफ से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को करते हैं। अगला सवाल पूछे। हाँ जी, मेरा नाम मयंक द्विवेदी है। मेरा एक सवाल है कि अभी असीम त्रिवेदी पे जो देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और दूसरी तरफ कुडनकुलन में 8000 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा देश भारत जो एक अघोषित आपातकाल की ओर बढ़ रहा है, इस पे आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सिनेमाई डायलॉग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को। अघोषित आपातकाल से क्या मतलब है? आप उधर 8000 के ऊपर राजद्रोह देख रहे हैं, इधर असीम पर देख रहे हैं। दूसरी चीज़ यही है कि उसी तरह से सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें चली रही है, उसी तरह से लोग लिख ही रहे हैं, अखबारों में, पत्रिकाओं में और टेलीविजन में सरकार के खिलाफ समीक्षा हो ही रही है, आलोचना हो ही रही है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम उसी प्रशासन के खिलाफ बात कर रहे हैं, सहमति में बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे देश और दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। इनकी बात थोड़ी बहुत मुझे लगता है स्पिरिट में आप सही बात करें, उसकी जो भावना आपकी है ना, जिसको देख के लगता है कि ममता बनर्जी जैसे ड्रैकोनियन लॉ यूज किया IT एक्ट को और एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि राजनेता करने के लिए कोशिश करते हैं, अब उनको रोक दिया जाता है, वो एक अलग बात है। वो तो हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस तो लोकतंत्र में हमेशा से रहे हैं, चाहे वो कभी पार्लियामेंट करती है तो कभी हमारे कोर्ट करते हैं तो कभी मीडिया करता है, वो जरूर है। लेकिन हमारे राजनीतिक जो लीडरशिप है उसकी मंशा यही है कि वो 1975 वाली मानसिकता से ग्रस्त है। उनका अगर बस चले, कोई रोकने वाला ना हो, तो आज इस देश में डिक्टेटरशिप। सुधीर, लेकिन अभी लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपने ब्लॉग में लिखा कि इमरजेंसी के दौर से भी ज्यादा क्रूर वक्त इस समय चल रहा है। क्या आप उसे सही? देखिए, राजनेता जब कोई बात कहते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई मंतव्य जरूर होता है, लेकिन उन्होंने जो बात कही उसका मैं उसकी भावना का मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि उन्होंने क्या कहा उन्होंने कि लोकतंत्र हमारा इमरजेंसी से भी खतरनाक है। उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि 1975 में जब लोकतंत्र लगा था तो प्रेस को भी मालूम था, सबको मालूम था कि लोकतंत्र यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई है, यहाँ पर प्रेस सेंसरशिप है, जिसमें कुछ हाफ विटेड मोरन्स बैठे हुए जो आपके किसी भी कार्टून को सेंसर कर देंगे। लेकिन आज लोकतंत्र में आप सोचिए कि जब
इमरजेंसी नहीं है और फिर भी उस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो ये उससे भी खतरनाक है। अगला सवाल। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह मौर्य। मेरा प्रश्न है विपुल जी से। जैसा कि बीबीसी के बारे में इन्होंने भी कहा था, सुधीर जी ने, कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप की बात चल रही है भारत में, तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब आपको स्वतंत्रता दी जाती है तो ऐसी काम करते हैं आप, आम आदमी ऐसा काम करता है, और जब नहीं होगी स्वतंत्रता तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। देखिए, मैं बार बार फिर से वही बात कहना चाहूंगा, जब जब डिसरिस्पेक्ट होगी नेशनल फ्लैग की, डिसरिस्पेक्ट होगी पार्लियामेंट की, डिसरिस्पेक्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, तब तब उस तरीके के चार्जेस लगाना जरूरी है, चाहे वो 1000 आदमी हो, चाहे वो 10,000 आदमी हो। लेकिन ये इतना जरूरी कानून है कि जब जब डिसरिस्पेक्ट अगर जो आप करना शुरू कर देंगे, और स्पेशली आप सब तो युवा लोग बैठे हुए हैं, अगर आप युवाओं को इस देश की रिस्पेक्ट नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं होगी, हमारे नेशनल फ्लैग की नहीं होगी, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप आने वाले जनरेशन उसको किस तरीके से, वो क्या रिस्पेक्ट करेगी? लोग मीडिया में अक्सर पढ़ते हैं कि सरकार को चुनना हो और प्रेस को चुनना हो। मैं आंख मूंदकर प्रेस को चुनूंगा। इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि अगर तानाशाह सरकार चुनना हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाले करोड़ों जनता को चुनना हो, तो मैं उस करोड़ों जनता को चुनूंगा, बशर्ते बजाय वो अगर अभिव्यक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें संभावना बदलने की गुंजाइश है। तानाशाह सरकार में बदलने की उस तरह गुंजाइश नहीं है। और ये जो डिसरिस्पेक्ट जो कार्टूनिस्ट ने शो की है, उसके पीछे मुझे लगता है कि काफी लोगों की भावना भी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की चीजें होती हैं, या जैसे हमारे विधानसभाओं के अंदर माइक्रोफोन फेंके जाते हैं, कुर्सियां फेंकी जाती हैं, जम्मू कश्मीर में आपने देखा था, लेकिन उस पर भी जैसे हम लोग कमेंट करते हैं तो अपना कमेंट करने का अलग तरीका हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर जब फेंके गए, माइक्रोफोन फेंके गए और कुर्सियां फेंकी, मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक आदमी टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ के आप न्यूज़ देख रहा है और उसके अंदर से कुर्सियां वगैरह निकल के आ रही हैं, तो उसकी वाइफ साइड में खड़ी और कह रही है कि जब से इन्होंने 3D टीवी लिया है तब से इस तरह के खतरनाक प्रोग्राम्स देखना बंद क्यों नहीं करते, इनको पार्लियामेंट की कार्रवाई देखना बंद कर देना चाहिए। तो एक कहने का तरीका था, उसी बात को मैंने कहा है एक सभ्य तरीके से। सर, मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि मुझे मैं जानना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया का युवाओं ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया या फिर इस तरह की तस्वीरें बनाई हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि हम जो शासन में जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं उसके लिए बदलाव उन्हें कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए वो इस तरह की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक सेफ्टी वॉल्व है बहुत बड़ा। जब सरकारें रोक लगाने की कोशिश करती हैं सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगता है वो सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि ये एक सेफ्टी वॉल्व है जो हमारी जो पूरी फोर्सेज हैं, युवा लोग हैं जो कहीं अपनी बात नहीं कह सकते और जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको यहाँ से अपना गुस्सा निकालने का मौका मिलता है। ये हमेशा रहना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल सच्चिदानंद जी मेरा आपसे है, वो ये है कि मीडिया का विस्तार हो चुका है, अब हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, जितनी बहस हमने देखी उसमें ये निकल कर आया, लेकिन क्या जो नियंत्रण बाहरी तौर पर लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, उस बाहरी नियंत्रण को छोड़कर हमें आत्मविश्लेषण, आत्म नियंत्रण करने की भी जरूरत है, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, अभी तो ट्रेडिशनल मीडिया में तो आत्मनियंत्रण है। अब देखिए, प्रिंट मीडिया के लिए जो एडिटर्स गिल्ड का, प्रेस काउंसिल का सारा कोड है, और मेरा ये है जब न्यूज़ एक एडिटर के पास जाता है वो एक तरह का आत्मनियंत्रण है, क्योंकि तो एडिटर जो विनोद मेहता जी ने वो बोल रहे थे, मैं देखूंगा क्या छापना, नहीं छापना, क्या टेलीकास्ट करना। और दूसरा है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बनाया, पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा उसका चेयरमैन है, तो वो चल रहा है। मगर सोशल मीडिया का आत्मनियंत्रण करने को वो तो अपने आप जो तूफान है, तो उसको तो हम क्या कर सकते। मगर जब तो हमारा नहीं, मेरा ये है, भारत तो अभी बहुत बदलाव में है। हाँ। जब हम सब पढ़े लिखे होते हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा तो अभी 20-30 साल तो हम अभी इवॉल्व हो रहा है, तो उस पर हम तो थोड़ा ये सब देखना पड़ेगा। जी, तो भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और इस बदलाव के दौर में आम आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी के बहुत मौके मिले हैं, जो हमारे पैनलिस्ट के जरिए बहस में सामने भी आया है। लेकिन इस अभिव्यक्ति की आजादी में आत्मनियंत्रण की, आत्मविश्लेषण की भी जरूरी है। इस बहस को यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।